देश के लिए जीना ही असली पहचान है। कि देश के लिए जीना ही असली पहचान है और फौजी बनना सिर्फ सपना नहीं, यह सम्मान है। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारा आज का सेशन होने वाला है स्वास्थ्य और पोषण पे, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे। तो आइए बच्चों, अब हम यदि बच्चों हम बात करते हैं कि अभी तक बच्चों हमने मानव रोग पढ़ चुके हैं, ह्यूमन डिजीज, और कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में बच्चों हम स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सेशन को शुरू करेंगे। तो आइए हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस? पोषण विज्ञान के जनक कौन है? यदि हम पोषण विज्ञान की बात करें बच्चों, तो पोषण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पोषक तत्व तथा पोषक तत्व के द्वारा हमारे शरीर पर होने वाले प्रभाव तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों का हम अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी the nutrients and the effects of nutrients on our body and the diseases which are caused by the nutrients। यदि हम बच्चों पोषक तत्व की बात करते हैं तो पोषक तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरे हमारे होते हैं बच्चों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं बच्चों, तो लुईस पास्चर जो है बच्चों, लुईस पास्चर को मुख्यतः हम माइक्रोबायोलॉजी और वैक्सीनेशन के लिए जानते हैं। लुईस पास्चर को मुख्यतः हम वैक्सीनेशन के या टीकाकरण के लिए जानते हैं। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। यदि हम जॉर्ज मेंडल की बात करते हैं बच्चों, तो जॉर्ज मेंडल जो हमारे हैं जेनेटिक्स के जनक है। जॉर्ज मेंडल हमारे जेनेटिक्स के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स है। यदि हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं बच्चों, तो रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका की बात की थी। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, वो है हमारा एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस की शुरुआत की थी और मेटाबॉलिज्म पर काम किया था। तो जो हमारे पोषण विज्ञान के जनक है वो है हमारे एंटोनी लेवोजियर। तो ऑप्शन ए एंटोनी लेवोजियर इसका सही आंसर है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध रूप कौन सा होता है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का मुख्य रूप से सबसे बड़ा सोर्स कौन सा होता है बच्चों? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, तो आलू की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यदि हम चावल या राइस की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें भी कार्ब ज्यादा होता है। कार्ब ज्यादा होता है। यदि हम एप्पल या सेब की बात करते हैं, तो इसके अंदर विटामिन और फाइबर पाए जाते हैं। विटामिन और फाइबर। इसका जो सही आंसर है बच्चों, वो है हमारा ऑप्शन ए सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर बच्चों प्लांट प्रोटीन का यह सबसे बड़ा सोर्स होता है, यानी कि सोयाबीन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सोयाबीन इसका सही आंसर है। तो आइए बढ़ते अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? खनिज की यदि हम बात करते हो, विच मिनरल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड
टीथ। यदि हम बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो सोडियम जो होता है बच्चों, सोडियम बीपी या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। सोडियम जो होता है बच्चों वो बीपी कंट्रोल, बीपी कंट्रोल के लिए जाना जाता है। यदि हम आयरन की बात करते हैं बच्चों तो आयरन हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। यदि हम पोटेशियम की बात करते हैं बच्चों तो हमारी जो मसल्स का जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारी मसल्स के जितने भी कार्य होते हैं वो पोटेशियम की वजह से होते हैं, या पोटेशियम उसमें सहायता करता है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो विच मिनरल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ इज कैल्शियम। हमारी हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो घेंगा या गोइटर रोग होता है, ये हमारा आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा या गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। यदि हम मधुमेह की बात करते हैं बच्चों तो मधुमेह या डायबिटीज है, यह हमारे शरीर में जो पेनक्रियास या अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनाया जाता है उसकी कमी से होता है। मधुमेह या डायबिटीज है यह इंसुलिन की कमी से होता है। यदि हम सूखा रोग या रिकेट्स की बात करते हैं बच्चों तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर बच्चों वो है हमारा एनीमिया, ऑप्शन बी। एनीमिया की कमी से हम या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एनीमिया। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स हम किसे कहते हैं। शरीर का निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स हम किसे कहते हैं। बच्चों यदि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं तो यदि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक भवन बनाते हैं, एक इमारत यदि हम बनाते हैं तो एक हमारी बिल्डिंग जो होती है बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर जो होता है बच्चों वो मुख्यतः रूप से प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, फॉर एग्जांपल यदि हम कोशिका की बात करते हैं, सेल्स की, मसल्स की बात करते हैं, हमारी जितनी भी क्रियाएं होती है, सेल्स मुख्य रूप से हमारे प्रोटीन की बनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन को हम शरीर का निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर या मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो जो भी प्यारे बच्चे ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी किस पोषक तत्व से पाई जाती है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स द मैक्सिमम कैलोरीज पर ग्राम। यदि हम बात करते हैं प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी किस पोषक तत्व से पाई जाती है। यदि हम बच्चों इसकी बात करते हैं कि पानी, पानी से बच्चों 0 कैलोरी पाई जाती है। पानी से 0 कैलोरी पाई जाती है। यदि हम बच्चों वसा या फैट की बात करें बच्चों तो वसा या फैट में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम पाई जाती है। वसा या फैट के अंदर बच्चों 9 किलो कैलोरी पर ग्राम पाई जाती है। यदि हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें बच्चों तो इसके अंदर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम पाई जाती है। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम पाई जाती है। तो इसका जो सी आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, फैट। फैट या वसा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में प्रति ग्राम कैलोरी पाई जाती है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी वसा या फैट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। यह क्वेश्चन हम कल की क्लास में भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सही गेस करेंगे।
तो मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कीजिए। घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? हमने कल ये क्वेश्चन किया था कि गोइटर रोग होता है, हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है जिसकी की सूजन की जिसमें कि सूजन या स्वेलिंग आने की वजह से यह बढ़ जाती है। अब आयोडीन जो होता है बच्चों, हमारे आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेंगा रोग होता है। हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी, जगेंद्र साहू, बिल्कुल बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी प्यारे बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि सभी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें बच्चों, तो ऑप्शन बी 60 to 70%। हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% पानी की मात्रा होती है। तो ऑप्शन बी 60 to 70% आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी 60 to 70 सिलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह, मधुमेह का संबंध किस पोषक तत्व से है? ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डायबिटीज इज रिलेटेड टू विच न्यूट्रिएंट्स? मधुमेह का संबंध किस पोषक तत्व से है? बच्चों यदि हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स से अलग अलग शुगर्स बनती है और शुगर जो होती है हमारे शरीर में, जो डायबिटीज़ होती है वो ब्लड शुगर लेवल की वजह से होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मधुमेह रोग में क्या होता है कि हमारे जो अग्नाशय होता है, हमारा पेनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। तो ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट का संबंध मधुमेही रोग से होता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरासमस रोग किस की कमी के कारण होता है? मेरास्मस डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। यदि हम मरासमस की बात करते हैं बच्चों तो क्वाशियोरकर और मरासमस, क्वाशियोरकर एंड मरासमस, ये दो ऐसे रोग है बच्चों जो मुख्य रूप से बच्चों में देखने को मिलते हैं। और ये जो दो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। मतलब जब छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है तो उनके शरीर में क्वाशियोरकर या मरासमस नामक रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा प्रोटीन और ऊर्जा। प्रोटीन एंड एनर्जी की कमी से मरासमस एंड क्वाशियोरकर ये दो रोग होते हैं। तो ऑप्शन बी प्रोटीन और ऊर्जा इसका सही आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेनली टेक्स प्लेस? यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके ऑप्शंस की, तो बड़ी आंत का काम होता है बच्चों पानी का अवशोषण करना, या पानी का अवशोषण करना मतलब पानी को सोखना। यदि हम स्टोमच की बात करें बच्चों तो हमारे स्टोमच या अमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। और यदि हम मुख या मुंह की बात करें बच्चों तो पाचन की प्रोसेस यहाँ से या पाचन की क्रिया यहाँ से शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन का अवशोषण या एड्सॉर्प्शन ऑफ फूड होता है।
तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए छोटी आंच सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। यदि हम देखते हैं कमेंट सेक्शन में तो सर क्लास बिल्कुल बेटा, क्लास रेगुलर चल रही है अभी तो, और आगे आपको जो भी होगा आप जुड़े रहिए हमारे एकेडमी के चैनल से। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड किसके निर्माण की इकाई है? एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। एमिनो एसिड किसके निर्माण की इकाई है? यदि बच्चों हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है हमारा मुख्य रूप से बहुत सारे एमिनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है। तो इसका जो सही आंसर बच्चों वो हमारा ऑप्शन सी, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारा बहुत सारी एमिनो एसिड की चेन से मिलकर बना होता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी प्रोटीन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विच शुगर इज फाउंड इन मिल्क? यदि बच्चों हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों तो माल्टोज जो शुगर होती है हमारी ये मुख्य रूप से अनाजों में पाई जाती है। माल्टोज एक शुगर का रूप होता है जो कि मुख्य रूप से अनाजों में पाई जाती है। यदि हम फ्रक्टोज की बात करते हैं बच्चों तो फ्रक्टोज मुख्य रूप से फलों में पाई जाती है, फलों या फ्रूट्स में। फ्रक्टोज जो होती है हमारी फलों में पाई जाती है। सुक्रोज जो होती है बच्चों इसे हम सामान्य चीनी भी कहते हैं, सामान्य चीनी या टेबल शुगर। हम रेगुलरली या सामान्य रूप से जो घरों में शुगर उपयोग करते हैं वो होती है हमारी सुक्रोज। इसका जो सही आंसर है बच्चों कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो इसका आंसर है लेक्टोज। लेक्टोज वह शर्करा या वह शुगर होती है जो दूध या मिल्क में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दूध में लेक्टोज शर्करा या लेक्टोज शुगर पाई जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? यदि हम बात करें बच्चों तो हमारे मुख में सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है जो कि लार का निर्माण करती है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों तो लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए टाइलिन इसका सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए टाइलिन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लोहा कहाँ पाया जाता है? वेयर इज आयरन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही गैस करेंगे कि मानव शरीर में लोहा कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों यदि हम लोहे की बात करते हैं तो हमारे हेमोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और यदि हम स्रोत की बात करते हैं प्यारे बच्चों, सोर्स की बात करते हैं तो हरी सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन या लोहा पाया जाता है। और यदि सब्जी में बात करें तो मुख्य रूप से सबसे अधिक जो आयरन होता है, लोहा होता है, वह हमारे पालक या स्पिनेच में पाया जाता है। स्पिनेच या पालक, पालक के अंदर सबसे अधिक हमारा जो आयरन होता है वो पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हेमोग्लोबिन में। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है, कृष्णा चौधरी बिल्कुल बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। अर्णव यादव आपका भी बेटा बिल्कुल सही है। मानव शरीर में लोहा हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? बच्चों यदि हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से वसा या फैट्स का बना होता है। यदि आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसके इर्द गिर्द फैट या वसा जमा होती है जिससे कि हमारा हार्ट ठीक से कार्य नहीं कर पाता। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक या ब्लड स्ट्रोक आने का
सबसे ज़्यादा संभावनी होती है। या तो फिर आपको पैरालिसिस हो सकता है, या तो फिर ब्लड स्ट्रोक, या आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी, फैट। कोलेस्ट्रॉल का संबंध जो होता है वो फैट से होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी फैट सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध मुख्य रूप से वसा या फैट से होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यदि हम बेटा कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हम जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उसको ग्लूकोज में बदल देता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी, जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी स्टार्च सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन। यदि हम मांसपेशियों का संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारी जो मांसपेशियां होती है वो छोटी होती है या सिकुड़ती, मतलब जब भी हम कोई वजन उठाते हैं या कोई कार्य करता है तो आपने देखा होगा हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती है या छोटी होती है। तो इस चीज को हम कहते हैं मांसपेशियों का संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन या मांसपेशी के संकुचन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पोटेशियम जो होता है हमारी मांसपेशियों के संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन डी पोटेशियम इसका सही आंसर है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन बदलता है। हु कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है या ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन बदलता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो इसमें हमारे ऑप्शन है डाइटेज, माल्टेज, जाइमेस एंड इन्वर्टेज। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा जाइमेस, ऑप्शन सी। जाइमेस जो होता है बच्चों वो हमारे ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है। तो ऑप्शन सी जाइमेज इसका सही आंसर है। जाइमेज जो होता है हमारा एक एंजाइम होता है, ये ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलता है। तो ऑप्शन सी जाइमेज इसका सही आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, पित्त। पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे। पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है। यदि हम बात करते हैं कि पित्त या बाइल का निर्माण कहाँ होता है, हम भी ऑलरेडी कल कर चुके हैं। तो यदि हम बच्चों इसकी बात करते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं, तो हमने कल बात की थी हमारा जो यकृत या लीवर होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है। हमारा जो यकृत या लीवर होता है वह बाइल जूस का निर्माण करता है। गॉल ब्लेडर बच्चों उस बाइल जूस को इकट्ठा करता है। ठीक है, बॉल जूस जो होता है हमारा उस बाइल जूस वो गोल्ड ब्लेडर उस बाइल जूस को इकट्ठा करता है। अग्नाशय या पेनक्रियाज होता है बच्चों, ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है। और स्प्लीन या तिल्ली जो होती है ये हमारे शरीर की ब्लड बैंक होती है, मतलब इमरजेंसी के टाइम पर ये हमारे शरीर को ब्लड प्रोवाइड करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी यकृत या लीवर सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पित्त या बाइल का निर्माण लीवर या यकृत के द्वारा किया जाता है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर युक्त, सल्फर युक्त एमिनो एसिड किसमें पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड फाउंड। यदि हम बात करें बच्चों तो चावल के अंदर हमने बात की थी पहले क्वेश्चन में, इसके अंदर कार्ब ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यदि हम दूध की बात करें बच्चों तो दूध में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है जो कि हमारी हड्डी और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि हम गेहूं की बात करें बच्चों तो इसमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, अंडा या एग। सल्फर युक्त एमिनो एसिड जो होता है वो अंडा या एग में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सल्फर युक्त एमिनो एसिड अंडा में या एग में पाया जाता है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा 1 ग्राम फेट के जलने से कितनी ऊर्जा निकलती है? हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फेट? 1 ग्राम वसा के जलने से कितनी एनर्जी निकलती है? अ, मैं आशा करता हूं कि हमारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही गेस करेंगे। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर कमेंट सेक्शन में गेस करो कि 1 ग्राम वसा के जलने से कितनी ऊर्जा निकलती है। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फेट? बच्चों यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी 9.3 किलो कैलोरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1 ग्राम वसा के जलने से 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फैट या वसा के जलने से 9.3 किलो कैलोरी निकलती है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1 ग्राम वसा के जलने से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी गेस किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं? बच्चों यदि हम एंजाइम्स की बात करें तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों? हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं उनकी गति को बढ़ा देते हैं, या यूं कहें कि एक तरह से यह कैटलिस्ट या उत्प्रेरक होते हैं। कैटलिस्ट या उत्प्रेरक बच्चों वो होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, और एंजाइम्स उन्हीं का एक प्रकार है। तो एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों वो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में जो होती है उनको, उनकी गति को या उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। मुख्य रूप से जो एंजाइम होते हैं बच्चों ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी प्रोटीन इसका सही आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसीन क्या है? व्हाट इज केसीन? केसीन क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि केसीन क्या है, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिल्कुल गेस करेंगे। यदि हम इसकी बात करें बच्चों तो केसीन एक प्रकार का प्रोटीन है। केसीन हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। कैसीन एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी दूध का प्रोटीन इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो होगा हमारा कैसीन। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि केसीन क्या है, तो केसीन एक दूध का प्रोटीन या एक मिल्क प्रोटीन है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? यदि हम प्यारे बच्चों फ्लोरीन की बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है F, और इसकी परमाणु संख्या होती है 9। फ्लोरीन की कमी से शरीर के किस अंग पर या किस शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका यदि बच्चों हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी टीथ या दांत। फ्लोरीन की कमी से हमारे शरीर के जो दांत होते हैं उस अंग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर बच्चों हमारा ऑप्शन सी टीथ, दांत पर फ्लोरीन की कमी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैनिक की बात है बच्चों, तो आपको ये आंसर बिल्कुल ये क्वेश्चन बिल्कुल आना ही चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे कि सैनिकों के राशन में ऊर्जा, सैनिकों के राशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोल्जर्स राशन?
सैनिकों के राशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए? फटाफट से प्यारे बच्चों इसके इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में गेस कीजिए। मैं आशा करूंगा कि सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बिल्कुल सही करेंगे कि सैनिकों के राशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए। यदि हम प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन देखते हैं तो केवल मसाले भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही पानी या वाटर इसका सही है, ना ही इसका खनिज या मिनरल्स है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। सैनिकों के राशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम किसको पचाता है? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी बच्चों की हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीजों को पचाने का कार्य करते हैं। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो किसको पचाने का कार्य करता है? यदि हम प्यारे बच्चों इसके आंसर की बात करते हैं तो प्रोटीन। प्रोटीन जो होता प्यारे बच्चों पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दालचीनी। दालचीनी में कौन सा तत्व अधिक होता है जो पाचन में सहायक है? विच एलिमेंट इज अबेंडेंट इन सिनेमॉन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन? दालचीनी में कौन सा तत्व अधिक होता है जो पाचन में सहायक होता है? तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो फॉस्फोरस की बात करें बच्चों तो फॉस्फोरस और कैल्शियम हमारे बोन्स में काम होता है, बोन्स में सहायक होता है। शुगर की बात करें बच्चों तो ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। पानी की याद करें बच्चों तो पानी में 0 कैलोरी होती है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी फाइबर और खनिज, फाइबर एंड मिनरल्स। हमारी दालचीनी के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर और खनिज, फाइबर एंड मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन बी फाइबर और खनिज इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। दालचीनी में भरपूर मात्रा में फाइबर और खनिज, फाइबर एंड मिनरल्स उपस्थित होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जिम्मेदार है? विच मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर? ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक सा है और मैं आशा करूंगा कि इसका आंसर भी सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे कि हमारे ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा मिनरल जिम्मेदार होता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो हम पहले भी जानते हैं कि हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट मतलब सामान्य रूप से घरों में उपयोग होने वाला नमक, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है बच्चों तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो जो हमारा सोडियम होता है ये मुख्य रूप से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सोडियम जो होता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्षमता होती है उसको नमक का कम सेवन करने की सहायता दी जाती है और जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है उसको नमक का पानी पीने को कहा जाता है। तो हमारा जो सोडियम होता है बच्चों वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम को ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए जाना जाता है या सोडियम एक मिनरल है जो कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन में रेशे का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइबर इन फूड? भोजन में रेशे का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लोटिंग की बात करें बच्चों तो ब्लड क्लोट जमाना बिल्कुल भी नहीं है। विटामिन के होता है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। मांसपेशी बनाना बिल्कुल नहीं बच्चों। प्रोटीन जो होता है मांसपेशी को बनाता है।
सहायता करता है। ऊर्जा देना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऊर्जा देने का काम है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, मल त्याग और पाचन में मदद करना है, हेल्पिंग इन बोवेल मूवमेंट एंड डाइजेशन। जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारे भोजन में सब भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो कि रोटी रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। तो फाइबर या जो रेशे होते हैं उसका सबसे मुख्य कार्य होता है मल त्याग और पाचन में मदद करना, हेल्पिंग इन बोवेल मूवमेंट एंड डाइजेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी मल त्याग और पाचन में मदद सिलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का भंडारण। ग्लूकोज का भंडारण शरीर में किस रूप में होता है? इन व्हाट फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन द बॉडी? हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो भंडारण होता है वो किस रूप में होता है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो एमिनो एसिड नहीं है, क्योंकि एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। फैट फैट भी इसका सही आंसर नहीं है। स्टार्च भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है बच्चों है हमारा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का भंडारण होता है, ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, वो हमारे शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी ग्लाइकोजन इसका सही आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन हिज? ट्रिप्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या है? यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन एंजाइम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। तो ऑप्शन ए प्रोटीन का पाचन इसका सही आंसर है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? व्हाट हैपन्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 से 4 बार हम हमारे सेशन में अभी तक कर चुके हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिल्कुल सही गेस करेंगे कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। मैं कमेंट देख रहा हूँ बच्चों की कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए डायबिटीज़ मधुमेह सिलेक्ट किया है। वेरी गुड बच्चों, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए डायबिटीज़ मधुमेह सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी अग्नाशय या पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है या इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। इंसुलिन हार्मोन की वजह से ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। तो ऑप्शन ए डायबिटीज इसका सही आंसर है। यदि हम इसके दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो कैंसर जो होता है ये कोशिका के अनियंत्रित विभाजन की वजह से होता है। मतलब जब हमारी कोशिका अनकंट्रोल डिवाइड होना शुरू हो जाती है तो कैंसर हो जाता है। यदि हम एनीमिया की बात करें बच्चों, तो एनीमिया हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग होता है वो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। ट्यूबरक्लोसिस होता है बच्चों, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी सी डी इसके सही आंसर नहीं है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए मधुमेह इसका सही आंसर गेस किया है। उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है? विच ऑफ दिस इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? माइक्रो की यदि हम बात करें बच्चों, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और फैट भी हमारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बी सी डी इसके सही आंसर नहीं है। आयरन या लोहा जो होता है बच्चों, वो हमारे शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन जो होता है हमारा एक सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होता है। प्रोटीन, जैसे हम बात करते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब हमारे शरीर की हर एक चीज प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वैसे ही फैट होता है बच्चों। तो ये तीन हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन जो होता है प्यारे बच्चों हमारे शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन जो है हमारा एक सूक्ष्म पोषक तत्व या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध का। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? द येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो लैक्टोज हमने बात की थी, एक शुगर होती है, ठीक है। सल्फर एक एलिमेंट होता है, ये भी नहीं है। केसिन, केसिन भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी, कैरोटीन। दूध का जो पीला रंग होता है बच्चों वो उसमें उपस्थित केरोटीन की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप अच्छे से ध्यान से याद करिए कि दूध का पीला रंग जो होता है वो उसमें उपस्थित केरोटीन की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी कैरोटीन इसका सही आंसर है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन डी कैरोटीन सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमें हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो पीएच एक स्केल होता है जो कि 0 से लेके 14 तक होता है। इसके सेंटर में प्यारे बच्चों 7 होता है। 7 से कम जितने भी होते हैं बच्चों वो हमारे अम्लीय होता है, जिन्हें हम एसिडिक कहते हैं। 7 से 14 के बीच में जो होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे क्षारीय, ये हम बेसिक कहते हैं। और बिल्कुल जो एक्यूरेट 7 होते हैं उसे हम उदासीन कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं। उदासीन या न्यूट्रल। अब यदि हम हमारे रक्त के पीएच मान की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो हमारा 7.4 होता है। मानव रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय या लाइट बेसिक होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए 7.4 सिलेक्ट किया है। उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मानव रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4 या 7.4, जो कि हल्की क्षारीय नेचर का होता है या हल्का क्षारीय नेचर का होता है, मतलब हल्का सा लाइट बेसिक होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? आयोडीन का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन? आयोडीन का मुख्य प्राकृतिक सोर्स क्या है? सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी बच्चों, आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग होता है। तो आयोडीन का जो मुख्य प्राकृतिक स्रोत है वो है प्यारे बच्चों हमारा समुद्री भोजन या शैवाल। समुद्री भोजन में सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रखिए, देखिएगा। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री? शरीर के किस अंग को हम केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? प्यारे बच्चों यदि हम लीवर की बात करते हैं तो हमारा लीवर जो होता है वो 500 से अधिक केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। हमारा जो यकृत होता है, लीवर होता है, वो 500 से अधिक एक्टिविटीज या 500 से अधिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम यकृत या लीवर को जो होते हैं हम उसको केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। हमारा जो लीवर होता है वो 500 से भी ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन डी यकृत या लीवर इसका सही आंसर है। यदि हम इसके फेफड़े या लंग्स की बात करते हैं बच्चों, तो फेफड़े जो होते हैं वह श्वसन में सहायता करते हैं। श्वसन या रेस्पिरेशन। फेफड़े हमारे श्वसन या रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं। यदि हम हार्ट की बात करें बच्चों तो ये ब्लड को पंप करता है। यदि हम किडनी की बात करें बच्चों तो किडनी ब्लड फिल्टरेशन करती है या खून का या रक्त का शुद्धिकरण करती है। ब्लड फिल्टरेशन या रक्त शुद्धिकरण।
तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, यकृत या लीवर। लीवर जो होता है हमारे शरीर का, लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? विच इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर? सबसे अधिक जो मीठी प्राकृतिक शर्करा जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो सुक्रोज हमारी टेबल टेबल चीनी होती है, टेबल शुगर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। बच्चों फ्रक्टोज जो होती है हमारी, जो कि फलों में पाई जाती है, फ्रक्टोज जो है हमारी वह सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर या प्राकृतिक शर्करा होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, या फिर विच इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर? तो ऑप्शन सी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है, जो कि फलों में पाई जाती है, वह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। तो ऑप्शन सी फ्रक्टोज इसका सही आंसर है। कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी इसका सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज जो होती है हमारी सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? यदि हम इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शंस की, तो पानी तो नहीं है इसका आंसर, ना ही वसा है इसका, ना ही कार्बोहाइड्रेट है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी। नाइट्रोजन जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से संबंधित होता है। तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ऑप्शन सी प्रोटीन। नाइट्रोजन जो होता है हमारा प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आफ्टर डाइजेशन इनटू व्हाट डज द प्रोटीन कन्वर्ट? जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है उसके बाद जो हमारा प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा एमिनो एसिड। पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है या एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन डी एमिनो एसिड इसका सही आंसर है, कि जो हमारा प्रोटीन होता है जब उसका पाचन हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वह बहुत सारे एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड चेन में बदल जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में सूखा रोग, याद रखिएगा, बच्चों में सूखा रोग किस मिनरल्स की कमी से हो सकता है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन कैन बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल? बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी से हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों है हमारा ऑप्शन सी कैल्शियम। बच्चों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से भी होता है। विटामिन डी की कमी से भी हमारे शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन डी का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है? हमारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में गेस करेंगे कि किस चीज से हमको सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। तो यदि हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो सूर्य के प्रकाश या सन रेज या फिर सन लाइट, सूर्य के प्रकाश या सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स रोग होता है। यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में कैल्शियम की कमी से कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक धावक को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या नहीं लेना चाहिए? एक धावक को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या नहीं लेना चाहिए? व्हाट शुड अ रनर नॉट टेक फॉर इंस्टेंट एनर्जी? आप सभी लोग एथलीट्स हैं, आप सभी लोग धावक हैं, तो इसका आंसर तो आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि यदि आप रनिंग करते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं लेना पूछा है यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर तो बिल्कुल सही गेस करने वाले कमेंट सेक्शन में। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल गेस कर दीजिए कि एक धावक को या एक एथलीट को इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या नहीं लेना चाहिए। ग्लूकोज होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोलाइट भी एनर्जी प्रदान करता है, और केला भी होता है हमें एनर्जी प्रदान करता है। पर हमसे पूछा गया है कि एक धावक को इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए।
ठीक है बच्चों। फैटी मील या वसायुक्त भारी भोजन, ऐसा भोजन जिसमें फैट्स की मात्रा ज्यादा हो, हमें उसका सेवन इंस्टेंट या तुरंत ऊर्जा के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वसायुक्त भोजन होता है ये बहुत हेवी होता है, जिसको कि हमारा शरीर पचा नहीं पाता है आसानी से। तो इसलिए एक धावक को तत्काल ऊर्जा के लिए वसायुक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे ऑप्शन ये हमारे शरीर को तुरंत या इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करते हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए हैवी फैटी मिल्क सिलेक्ट किया है, और उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि एक धावक को तत्काल ऊर्जा के लिए वसायुक्त भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका आंसर तो बिल्कुल आप सही गैस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बिल्कुल काम की चीज है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन? किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? यदि हम बात करें बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है उनका अवशोषण होता है, जितने भी पोषक पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है बच्चों पानी को सोखना। यदि हम मुंह की बात करें तो मुंह से बच्चों हमारी पाचन की क्रिया शुरू होती है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, अमाशय। किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो हमारे अमाशय में। अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। छोटी आंत का प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है हमारे भोजन में जितने भी पोषक तत्व है उसका अवशोषण करना या उसको सोखना। यदि हम बड़ी आंत की बात करते हैं बच्चों, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है हमारे भोजन में उपस्थित जो एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसका अवशोषण करना या उसको सोखना। यदि मुंह या मुख की बात करते हैं बच्चों, तो मुंह से या मुख से हमारी डाइजेशन की या पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर बच्चों हमारा ऑप्शन सी, स्टोमेच या हमारे अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय या स्टमक में पचना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बॉडी? यदि हम कॉपर की बात करें तो इसका सिंबल होता है सी यू। तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है मानव के शरीर में? तो इसका जो प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो एनीमिया होता है प्यारे बच्चों, ये हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। गठिया या आर्थराइटिस होती है, हमने कल के सेशन में बात की थी, ये एक हड्डियों या जोड़ों का रोग है। जोड़ों का रोग है। यदि हम डायबिटीज की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, विल्सन रोग। मानव शरीर में तांबे की अधिकता से विल्सन डिसीज या विल्सन रोग होता है। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया इसके कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन बी, मानव शरीर में तांबे की अधिकता से या एक्सेस ऑफ कॉपर कोज विल्सन डिसीजेस। तांबे की अधिकता से मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम हमारे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त या बाइल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल? पित्त या बाइल का मुख्य कार्य क्या है? यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो बाइल जूस की हमने बात की थी, हमारा लीवर जो होता है, यकृत होता है, वो बाइल जूस का निर्माण करता है। तो इसका जो सही आंसर बच्चों वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा का पाइसीकरण। यदि हम इमल्सिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो इमल्सिफिकेशन मतलब ये होता है कि हमारे जो वसा होती है उसको इस तरह से पानी के साथ मिलाना या पानी में घोलना जिससे कि वह पच जाए, जिसकी वजह से उसका पाचन हो जाए, डाइजेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, इमल्सिफिकेशन की हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारी जो वसा होती है, फैट होती है, उसको पानी में घोलना, वसा को पानी में मिलाना।
जिससे कि हमारी जो वसा होती है, हमारा फैट होता है, वह पच जाए या उसका डाइजेशन हो जाए। तो ऑप्शन ए वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इसका सही आंसर है। पित्त बाइल जो पित्त या बाइल का जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो आइए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ता, इसे हम जिंक भी कहते हैं, जिंक की कमी से कौन सी समस्या होती है? यदि हम जिंक की बात करते हैं बच्चों तो इसका सिंबल होता है Zn, इसकी परमाणु संख्या होती है 30। विच प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक? बस जस्ता या जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? यदि हम बात करें प्यारे बच्चों हड्डियों का, तो हड्डियों का संबंध होता है कैल्शियम से। किडनी स्टोन भी नहीं है। आंखों का अंधापन भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है बच्चों है हमारा ऑप्शन डी, इम्यूनिटी का होना। हमारे शरीर में जब जिंक या जस्ता की कमी हो जाती है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है, या इम्यूनिटी हमारी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जस्ता की कमी से इम्यूनिटी कम होना होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंगों से अपशिष्ट यानी कि वेस्ट निकालने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज नेसेसरी टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन? हमारे शरीर के अंगों से वेस्ट निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों तो स्टार्च नहीं, स्टार्च भी जरूरी नहीं है, ना ही प्रोटीन जरूरी है, ना ही वसा या फैट जरूरी है। हमारे शरीर से अपशिष्ट या वेस्ट निकालने के लिए पानी या जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर से अपशिष्ट या वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमारी जो बड़ी आंत होती है प्यारे बच्चों, बड़ी आंत का या लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे भोजन में जो एक्सेस मात्रा में पानी है या जो ज्यादा मात्रा में पानी है उस पानी को सोखना। तो शरीर के अंगों से अपशिष्ट या वेस्ट निकालने के लिए जल या पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन डी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी जल सिलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही गेस करेंगे कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। फ्रॉम वेयर इज इंसुलिन सीक्रेटेड? आज के सेशन में भी एटलीस्ट हम 3 से 4 बार इसकी बात कर चुके हैं कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो मैं आप सभी के कमेंट का, आपके आंसर का बिल्कुल वेट कर रहा हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर गैस करेंगे कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही गेस कीजिए। तो यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों तो पीयूष ग्रंथि होती है हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारी मास्टर ग्लैंड होती है। किडनी की बात करें बच्चों तो किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। यकृत, लीवर का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में गेस किया, इसका काम होता है बाइल जूस का निर्माण करना। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है बिल्कुल ऑप्शन डी, अग्नाशय या पेनक्रियास। इंसुलिन का स्त्राव या इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो हमारी पेनक्रियास या अग्नाशय से। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी हमारे सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में गेस करेंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन के बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, त्वरित ऊर्जा के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से किसका सेवन करना चाहिए? फॉर इंस्टेंट एनर्जी एन एथलीट शुड कंज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग? त्वरित या इंस्टेंट ऊर्जा के लिए एक एथलीट को किसका सेवन करना चाहिए? एथलीट के क्वेश्चन भी हमने आज 2-3 देखे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी लगभग हम 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं बिल्कुल आशा करूंगा कि हमें हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही गेस करेंगे कि इंस्टेंट ऊर्जा के लिए हमें या एक एथलीट को किस चीज का सेवन करना चाहिए। जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरू से बात की बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना।
और एक एथलीट को अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, त्वरित ऊर्जा चाहिए, तो उसे किसका सेवन करना चाहिए? तो उसे कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को इंस्टेंट या तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक एथलीट को कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था बच्चों। और जैसा कि हमने बात की थी कि हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यदि हम इंसुलिन की कमी से बात करें बच्चों, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। हम इस क्वेश्चन को भी लगभग 3 से 4 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। मैं आशा करूंगा आज के सेशन में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप आज के सेशन के सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करेंगे और इस बार अपने अपने और अपने माता पिता के सपने को, अपनी वर्दी को जरूर हासिल करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।